नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मकेश्वर अवेकन्स। टैरिफ वॉर के नाम पर ट्रंप जो भारत के साथ कर रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। हालांकि ट्रंप का तो ये कहना है कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और इसलिए हम ये टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि भारत जो है वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से ये पेनल्टी 25% और 25% का टैरिफ टैक्स लगाया गया है। हालांकि बात इतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आ रही है या जितनी बताई जा रही है। ये जो सारा खेल सरफेस पे अभी दिख रहा है, इसके पीछे इसका पाकिस्तान एंगल भी है, रशिया का एंगल भी है, ऑपरेशन सिंदूर का एंगल भी है, नूर खान बेस पे भारत द्वारा किए गए अटैक का एंगल भी है, भारत द्वारा लिया गया इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिसीजंस का जो स्टैंड है वो भी इसके पीछे है। और इन सबको मिला के कहीं ना कहीं ट्रंप का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और इसकी वजह से ये सारा खेल चल रहा है, जिसको हम आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका इतना बड़ा स्टैंड भारत के खिलाफ ले रहा है तो भारत इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक तो कुछ बोला नहीं है, ना ही भारत की सरकार ने कोई भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है। तो भाई, भारत सरकार और मोदी के पास भी एक ऐसी चीज है जिसको आप टैरिफ वर्ल्ड का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। यह है डिजिटल टैक्स। अभी तक भारत ने इसका इस्तेमाल किया नहीं है, पर फ्यूचर में वो इसको किस तरह से कर सकता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और ये क्यों एक बहुत बड़ा हथियार है जो दुनिया में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। और अगर भारत ये चाल चल देता है डिजिटल सर्विसेज टैक्स का, तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कैसे इस टैरिफ वॉर में एक दुधमुहे बच्चे की तरह नजर आने लगेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अब एक एक करके सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ट्रंप के आने के पहले और आने के बाद से ऐसी क्या घटनाएं हुई जो कि अब 2025 आते आते ट्रंप का ईगो इतना हर्ट हो गया कि उसने भारत के खिलाफ ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जबकि मोदी जी भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने अमेरिका की तरफ नजदीकियां बढ़ाने की सबसे ज्यादा कोशिशें की हैं। तो होता यह है कि जब ट्रंप अपना इलेक्शन लड़ रहे थे प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में यह घोषणा की थी कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे उसके 48 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा देंगे। अब वो तो हो नहीं पाया, इतने दिन हो गए और आज तक भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है। भाई, रशिया किसी से क्यों दबेगा। अमेरिका और ट्रंप का यह मानना था कि अगर भारत ने मदद की होती और रशिया पे दबाव बनाया होता तो शायद ट्रंप को 48 घंटे में या उसके बाद भी ये वॉर रुकवाने में सफलता मिल गई होती और अब इसका ट्रंप अब तक क्रेडिट ले चुके होते और नोबेल पीस प्राइज के लिए तो वो लगातार कोशिश में लगे ही हुए हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी किया नहीं। क्यों करेगा भाई। रशिया वो देश है जिसने भारत की हमेशा मदद की है और दूसरी तरफ अमेरिका वो देश है जिसने हमेशा ही जहां भी मौका मिला है भारत के खिलाफ ही काम किया है। 1971 वॉर की ही बात कर लेते हैं। जब बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने वॉर छेड़ा था तब अमेरिका ने अपनी पूरी नेवी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में उतार दिया था और ये कह के कि भाई तुम जो है अपनी सैन्य कार्रवाई जो है जो बांग्लादेश पे कर रहे हो वो रोक दो, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले कि अमेरिका की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में पहुंच पाती, रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशन में उतार दिए थे और जिसकी वजह से उन लोगों को पीछे हटना पड़ा और जिसकी वजह से हम लोग ये ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा पाए जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पहला धोखा तो ये हो गया। दूसरा धोखा 1999 के कारगिल वॉर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब पाकिस्तानियों ने हम पे अटैक कर दिया था और हमारी बहुत सारी जमीनें हड़प ली थी, तब अमेरिका ने भारत पे यह दबाव बनाया था कि आप सैन्य कार्रवाई मत करिए और जो भी अभी स्टेटस बना हुआ है उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा कि पीओके में नेहरू के वक्त में हो चुका था। अटल जी की सरकार ने इसको साफ साफ खारिज कर दिया और कहा कि इसको नहीं माना जाएगा और जिसकी वजह से अमेरिका ने हम पे बहुत सैंक्शंस भी लगाए, उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य मदद भी की, हालांकि फिर भी हम उसको जीतने में कामयाब रहे थे। तो ये थोड़ी सी अमेरिका की हिस्ट्री है वो कि किस तरह से वो हमारे खिलाफ ही काम करता रहा है। तो और रशिया जो है दूसरी तरफ वो हमेशा हमारा मदद करता रहा है और ये टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, तो क्यों भारत उसके खिलाफ जाएगा भाई। तो इस वॉर के दौरान जैसा कि आरोप भारत पर लगता रहा है कि भारत जो है रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा था। ठीक है भाई, खरीद रहा था और भी देश खरीद रहे हैं, अमेरिका भी उनके बहुत सारे मिनरल्स यूरेनियम्स वगैरह खरीद रहा है, नेचुरल गैस के रूप में यूरोप भी उनसे खरीद रहा है। तो इतना डबल स्टैंडर्ड है कि वो अपने जो खरीद रहे हैं और वो जो पैसा रशिया को दे रहे हैं उसको वो ये नहीं मानते कि वो वॉर को फंड कर रहा है,
जो सिर्फ इंडिया खरीद रहा है उसी को वो ये कहते हैं कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है इसको फंड कर रहा है। तो ये सिर्फ एक चालबाजी है किसी तरह से इंडिया को कॉर्नर करने की। अब बात कर लेते हैं पहलगाम अटैक की और ऑपरेशन सिंदूर की, कि उसका इस टैरिफ वॉर से क्या कनेक्शन है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने ये टैरिफ वॉर को और एस्केलेट किया और इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट किया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि पहलगाम तो एक आतंकवादी हमला था जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने कराया था, और इसमें इसका टैरिफ वॉर से क्या लेना देना जो अमेरिका के साथ या ट्रंप के साथ हमारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो पहलगाम की घटना है ये कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी, जो कि पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने करवाया था। किस लिए? हम लगातार 2019 से देख रहे हैं कि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगातार अलग अलग तरह के कैंपेन्स, धरने, प्रदर्शंस और देश में अलग अलग तरह की अराजक स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। चाहे वो सीएए का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो खालिस्तानी आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी गई थी, और किस तरह से लाल किले पे हमला भी किया गया था ये भी आपने देखा था किसान आंदोलन के दौरान। वो तो सीधे सीधे इंडियन स्टेट को चैलेंज था। वो तो भला हो कि भाई अमित शाह और मोदी का दिमाग इतना तेज है कि उन्होंने कोई भी कार्रवाई उस वक्त में नहीं की ताकि अराजकता फैले ना और बढ़े ना। नहीं तो वो लोग पूरी इस कोशिश में थे कि बस सरकार एक गोली चलाए और हम किस तरह से दंगे और फसाद करने को उसका बहाना बना ले, पर वो हो नहीं पाया। अभी भी जो ये कोशिश चल रही है जो पहलगाम में हुआ, ये भी उसी की एक साजिश थी कि किस तरह से मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, सरकार पे भरोसा किस तरह से जनता का उठ जाए, ऐसी एक स्थिति पैदा की जाए। लेकिन हो गया इसका उल्टा। पहलगाम अटैक के बाद वो लोग इस ताक में बैठे थे कि जब भारत अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों बिका हुआ है। अमेरिका के पैसों पे वो पल रहा है और चल रहा है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को जिंदा भी इसीलिए रखा हुआ है ताकि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक इरिटेंट की तरह यूज कर सके, कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करके भारत का इकोनॉमिक स्लो डाउन किया जा सके। यही काम वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि भारत जो है वो लंबे वॉर में फंस जाए रशिया की तरह, और भारत का जो डेवलपमेंट जो बहुत तेज हो रहा है वो ना हो करके या तो नेगेटिव इंपैक्ट में चला जाए या कम से कम स्लो तो हो ही जाए। और जब भी कोई देश वॉर में जाता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका पड़ता है, और अमेरिका वहां पे वो हावी हो जाता और ट्रेड डील में अपने हिसाब से वो नेगोशिएट कर पाता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो अमेरिका के लिए बहुत चौंकाने वाली घटना थी। होता यह है कि जैसा कि आपको पता है कि नाटो देश जो हैं, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका, इन्होंने अपना एक नाटो बनाया हुआ है कि कोई किसी भी एक देश पे कोई हमला करेगा तो सारे 30-32 जो है वो मिल के सबको मारेंगे। पाकिस्तान में भी अमेरिका तो बैठा ही हुआ है नूर खान एयरबेस पे, इसीलिए भारत ने वहां पे हमला किया था और उसको फोड़ा स्पेशली। कैसे भारत को पता चला ये आगे मैं आपको बताऊंगा। टर्की, जिसने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रिटेलिएशन के लिए पाकिस्तान को 800 ड्रोन्स दिए और अलग अलग तरह के मिसाइलें भी दी, और अमेरिका के फाइटर जेट्स F-16 वगैरह तो पाकिस्तान के फेवर में थे ही। तो टर्की ने जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस पाकिस्तान को दिए वो नूर खान एयर बेस से अमेरिका उनको ऑपरेट कर रहा था भारत के खिलाफ। 800 से लेकर 1000 तक मिसाइलें और ड्रोन्स से हमले किए गए थे भारत पे। हालांकि भारत ने सबको नस्तो नाबूद कर दिया और कोई भी सही टारगेट पे हिट नहीं कर पाया। एक जानकारी और जो आपको बहुत चौंकाने वाली लगेगी और जिसकी वजह से अमेरिका भी थोड़ा रैटल्ड था, वो थी चाइना और इंडिया की बढ़ती नजदीकियां। हैरान हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि चाइना और इंडिया की बढ़ती नजदीकियां तो रीसेंट डेवलपमेंट है। जब से ये टैरिफ वॉर हुआ है और अमेरिका ने 50% का जो टैरिफ भारत के खिलाफ लगाया है, और भारत को या तो कह रहा है कि भाई अपने एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो हमारे लिए खोलो, अपना डेयरी का मार्केट हमारे लिए खोलो, और भारत वो नहीं खोलना चाह रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ये सब कर रहा है। और इसके बाद जो है वो भारत चाइना की तरफ बढ़ा है और चाइना और भारत जो है एक दूसरे से दोस्ती बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल मुद्दा ये है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को बहुत पैसे दे रखे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो बना ही रहा था बलूचिस्तान में, जो बंद हो गया। बलूचों और अफगानों ने जितने चाइनीज इंजीनियर्स और उनके कर्मचारियों को मारा है, जिसकी वजह से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो लगभग बंद ही हो गया। तो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो कहीं भी काम नहीं आ पा रहा। एक, उसके बाद पाकिस्तान ने पाला बदल के चाइना से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, वहां से पैसे लेने लग गया। दूसरा, तो चाइना का यह भी नुकसान था। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बहुत मीडिया ने प्रचारित किया कि भाई भारत के जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स सब पाकिस्तान के अंदर चले गए और किसी को पता भी नहीं चला।
जबकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब चाइना का है। और हमने ये मजाक उड़ाया कि भाई चाइना का माल तो काम ही नहीं करता। भाई ऐसा नहीं, चाइना का अगर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम अगर पाकिस्तान के लिए नहीं काम करेगा, वही एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के लिए कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा? क्या वो लोग बेवकूफ हैं क्या? ऐसा नहीं है। चाइना ने ही ये इंफॉर्मेशन भारत को दी थी कि नूर खान एयर बेस से अमेरिका पाकिस्तान के लिए ऑपरेट कर रहा है और वो सारी मदद वहां से कर रहा है हमलों में। तो जब भारत ने अटैक किया तो उसने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया था, ताकि भारत आसानी से अंदर तक घुस जाए और जितने भी उनके बेसेस हैं वो सबको उड़ा दे और अमेरिका की तबाही हो पाकिस्तान के बहाने से। तो असल में जो ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी है वो पाकिस्तान को नहीं पड़ी है, वो अमेरिका को पड़ी है। और अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसने इंडिजिनस अपनी चीजें इतनी सारी कैसे बना ली हैं कि जो इतने अंदर तक घुस घुस के मारा और अमेरिका को पता ही नहीं चला, बल्कि वो तो उनका न्यूक्लियर बेस था। जो पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो अमेरिका का न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसने पाकिस्तान में बना रखा है, वही मैनेज करता है। उसी को इंडिया ने हिट किया था। तो ये हो गई दो वजहें। रशिया वाला बता ही दिया आपको, और रशिया यूक्रेन वॉर का बता ही दिया आपको, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम टेररिस्ट का बता ही दिया आपको, जिसकी वजह से अमेरिका का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। क्योंकि जब से ट्रंप आया है, ट्रेड डील की बात तो तब से ही चल रही थी। ये डिजिटल टैक्स वाला जो बात हमने की है ये 2016 से ही आया था, लेकिन इसको 2025 में भी सस्पेंड किया गया था इसी वजह से, ताकि 2025 अप्रैल में सस्पेंड किया गया था ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स जो है वो आसानी से हो सके, थोड़ा उनको स्वीट स्पॉट भी मिले हमारे साथ। ये डिजिटल टैक्स जो है वो अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज को ही कैसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो भी आपको आगे बताऊंगा। पहले ये सारी चीजें खत्म कर ले। लेकिन इसी बीच में ये पहलगाम का अटैक हो जाता है और ये फिर ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका और रैटल्ड हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करता है कि वो ये कोशिश करता है ये कहने की कि भाई भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, हमने रुकवा दिया। भारत उसको भी नहीं मानता है और वो बहुत बार ट्रंप ने इस बात को बोला, लेकिन भारत, चलिए प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था इसको, लेकिन भारत सरकार और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो तो कह ही रही थी बार बार कि भाई किसी का रोल नहीं है। लेकिन जब हमारे ऑपोजिशन ने बहुत दबाव बनाया तो आखिर प्रधानमंत्री ने फिर संसद में बोल दिया कि भाई दुनिया के किसी नेता ने और ना ही किसी देश ने हम पे ये दबाव बनाया और ना ही किसी ने कहा कि भाई ये वॉर रुकनी चाहिए। हमने खुद से रोका है और वो भी पॉज लिया, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये कहा उन्होंने। तो इसकी वजह से जो ट्रंप जो है वो बिल्कुल ही बौखला गया। उसको पता चल गया कि भाई अब तो मेरे को पीस प्राइज मिल नहीं सकता, नोबेल वाला जो उसको चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ईगर है, क्योंकि वो ओबामा को अपना बहुत बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है और ओबामा को मिला हुआ है कोई ना कोई वॉर रुकवाने के लिए। हालांकि वो भी बेकार में ही दिया गया था, सिर्फ दे दिया गया था। अब ट्रंप ये कोशिश कर रहा है कि इसको भी मिल जाए। रशिया यूक्रेन की वॉर की बात थी रुकवाने की, वो रुकवा नहीं पाया आज तक, जिसके लिए वो इंडिया से खुन्नस खाया बैठा है। फिर उसको ये मौका मिल गया कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, वो भी इंडिया ने मना कर दिया, इसके लिए और खुन्नस खा गया। तो अब ये टैरिफ वॉर कर रहा है कि रशियन ऑयल तुम खरीद रहे हो, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस तुम कर रहे हो। हालांकि जब उससे सवाल पूछा गया कि भाई आप भी तो रशिया से बहुत तरह के मिनरल्स और नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो खरीद रहे हैं, यूरेनियम वगैरह, तो उसका क्या? तो कहता है कि भाई मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। बताइए, एक देश का हेड है और उसको अपने देश में किससे क्या डील कर रहा है उसको पता ही नहीं है, और वो अपने आप को सबसे बड़ा बिजनेस डीलर बताता है, डील मेकर बताता है। खैर जो भी है, भारत तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे किसानों का नुकसान होने वाला है, और ना ही अपना भारत जो है वो डेयरी सेक्टर खोलने वाला है, क्योंकि हमारा जो इंडिजिनस डेयरी सेक्टर है अमूल वगैरह का और भी है मदर डेयरी वगैरह, वो सब अच्छा चल रहे हैं। और अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंगाने और डेयरी प्रोडक्ट्स मंगाने का एक और बहुत बड़ा नुकसान है, और वो ये कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पे जीएम फूड देने वाला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसमें बीज होते ही नहीं है, जिसको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड उसी में इंजेक्ट किया होता है। और उनका डेयरी सेक्टर भी हाईली हार्मोनाइज्ड है, इंजेक्शंस वगैरह लगा करके दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनके गायों भैंसों को वो हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसको अगर आप पिएंगे और खाएंगे इस तरह का खाना तो सिर्फ नुकसान ही होना है। फिर आप बीमार पड़ेंगे, दवाइयां खाएंगे, जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि ये भी बिक रहा है, फिर आप दवाइयां भी खरीदेंगे, इलाज भी करवाएंगे, तो जीडीपी में दिखेगा बढ़ेगा। लेकिन ये तो नेगेटिव जीडीपी डेवलपमेंट है ना। और ये जब से वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है समाज का, किसी भी समाज का, तो उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, मोरालिटी नहीं। तो पैसा चाहे जिधर से भी आए, चाहे आपको बीमार करके आए, चाहे मार के आए, वो कर रहे हैं। खैर इस बारे में बात करूंगा, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, वो कभी फिर आपको इस बारे में बताऊंगा मैं। हालांकि फिलहाल स्थिति यही है कि मोदी सरकार इसको नहीं मानने वाली है और उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है कि भाई हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
और इसी वजह से ये सारा ट्रम्प जो है ये नाटक अपना कर रहा है और एक तरह से अपना स्कोर भी सेटल करना चाह रहा है, जो मैंने आपको पहले जो सारी बातें बताई उसकी वजह से, कि उसको ये लग रहा है कि भारत जो है वो एज एन इकोनॉमी अमेरिका पे डिपेंडेंट है और अमेरिका भारत की इकोनॉमी वो टैरिफ लगाने से टूट जाएगी। अरे भाई, थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो तुम जो टैरिफ और टैक्सेस लगा रहे हो, जो हमारे एक्सपोर्टर्स पे लगेगा, जो हम जो गुड्स वहां भेजते हैं उस पे लगेगा तुम्हारे लैंड पे, तो तुम्हारे लिए महंगा होगा, तुम्हारे कंज्यूमर्स उसको पे करना पड़ेगा। हमको क्या फर्क पड़ेगा? हमको थोड़ा सा ये फर्क पड़ेगा कि पॉसिबली वहां के लोकल लोगों के लिए सामान महंगा हो जाए तो हमारा सामान खरीदे ना, तो हमारे एक्सपोर्टर पे फर्क पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स दूसरा बाजार ढूंढ लेंगे। वैसे भी जो हमारी भारत की जीडीपी है वो 60 से 70% तो अपने डोमेस्टिक गुड्स पे ही डिपेंड करती है। हम उसका 60-70% खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, एक्सपोर्ट पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड नहीं करती, तो हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जब किसी देश की सरकार को, उसकी संप्रभुता को, उसके अपने डिसीजन लेने के इंडिपेंडेंस को आप चैलेंज करते हो तो वो देश भी कोई तो स्टैंड लेगा ही। अभी तक तो मोदी ने रिटेलिएट नहीं किया है, लेकिन ऑपोजिशन भी कह रहा है, देश के लोग भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाई मोदी कमजोर आदमी तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करेगा ही। डिजिटल सर्विसेज टैक्स वही एक ब्रह्मास्त्र है कि अगर जिसको मोदी ने चला दिया तो अमेरिका की पैंट गीली हो जाएगी। तो पहले आपको ये बता देता हूं कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स है क्या, लाया क्यों गया था और एप्लीकेबल किस पे होता है। तो दरअसल ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है इसको इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बिल के अंदर 2016 में इंट्रोड्यूस किया था और इसको 1 जून 2016 से ही लागू कर दिया गया। अब एक्चुअली ये लागू किस पे होता है? ये लागू होता है उन सारे डिजिटल कंपनीज पे और ऑर्गेनाइजेशंस पे जो फिजिकली जो है वो ऑपरेट नहीं करती हैं इस जमीन पे, भारत की जमीन पे। जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं जिसपे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए कोई ऑफिस होना तो जरूरी नहीं है कि इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे होगा, इनका कोई एक ऑफिस सेटअप होगा, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं है भारत में। तो अभी तक जो रूल्स, रेगुलेशंस और टैक्सेशन सिस्टम है उसमें ऐसा कोई भी कानून ही नहीं था कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी जमीन पे ना हो उसको आप टैक्स करेंगे। अब क्या हो गया है कि डिजिटल इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में ही बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, यूट्यूब कितनी बड़ी कंपनी है, कितना लाखों करोड़ों का, लाखों ही करोड़ों नहीं भाई, मिलियंस ट्रिलियंस में, बिलियंस ट्रिलियंस में ये कारोबार करते हैं, सारा पैसा लेके जाते हैं। तो मार्केट आपका यूज कर रहे हैं, पैसा यहां से कमा रहे हैं, लेकिन लेके अपने यहां जा रहे हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका वहां है, यहां होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो डिजिटल चल रहा है, तो टैक्सेस भी यहां नहीं थे। तो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया, जिसको डिजिटल सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको इनिशियली गूगल टैक्स भी बोला जाने लगा, उसमें यह था कि भाई आप अगर भले ही आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं हो, लेकिन आप एक नॉन रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो भारत का नहीं है, बाहर का है और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों से, जो लोग यहाँ बेस्ड हैं, लोग, कंपनीज या बिजनेसेस, प्रोफेशंस जिनको आप सर्विसेज देते हो, चाहे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देते हो या किसी और तरीके से, और उससे जो आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका आपको 6% टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद इसको और थोड़ा बढ़ाया गया। पहले तो ये इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा, बाद में 2020 के अंदर इसका वॉल्यूम 2.0 लेकर के आया गया। इसका नाम दिया गया ई कॉमर्स टैक्स। मतलब इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल सर्विस टैक्स ही नाम था, लेकिन अब उसके अंदर में ई कॉमर्स को भी ले आया गया। ई कॉमर्स मतलब जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, आजियो हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जिनका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ होना जरूरी नहीं है क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन ही चलता है, ऑफिस की जरूरत है नहीं। तो इसमें जो इंडियन ई कॉमर्स वाले हैं उन पे ये टैक्स नहीं था, ये सिर्फ उनके लिए लगाया गया था जो MNCs हैं और जो फॉरेन जो नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पहले इंडियन था, अब नहीं रहा, वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया है बहुत साल पहले ही। वॉलमार्ट डी मार्ट की तरह ही एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर्स का चेन है, पर डी मार्ट से बहुत बड़ा है, तो उसने फ्लिपकार्ट को खरीदा हुआ है। तो फ्लिपकार्ट हमको लगता था कि पहले इंडियन था, पहले था भी बंसल ब्रदर्स का था, लेकिन अब वो वॉलमार्ट का हो गया और अमेजन तो है ही फॉरेन। तो इस पर भी 2% का एडिशनल टैक्स लगाया गया कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज आप जो भारत के मार्केट में बेचते हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स जो आप उगाही कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उसका 2% टैक्स। अब इस बात को लेकर के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि डिजिटल टैक्सेशन को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी तक कोई क्लैरिटी थी नहीं, और ये कंफ्यूजन भी बना हुआ था कि भाई किस तरह से आप टैक्स लगाओगे या नहीं लगाओगे,
और ये तो एक तरह का बायस्ड अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं वो तो सब तो अमेरिका के हैं। तो आप टैक्स लगाओगे तो एक तरह से आप अमेरिकन कंपनीज पे ही लगा रहे हो, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, यही सारी चीजें हैं जिनके आसपास पूरा सोशल मीडिया घूमता है, और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मान्यता नहीं दे रही थी, जो टैक्सेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वर्ल्ड ट्रेड के, मान्यता नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने रखा हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी उतनी जोर से। फिर 2025 आ गया और ये ट्रेड डील्स और ये सब चलने लग गया कि हाँ भाई हमको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है। अमेरिका कर नहीं पा रहा था, तो अमेरिका ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई डिजिटल सर्विस टैक्स आप क्यों लगा रहे हो, हमको इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनियां जो आपके यहाँ इतना इन्वेस्ट कर रही हैं और उस पर आप टैक्स लगा दे रहे हो। तो भारत सरकार ने इसका डिप्लोमेटिक एंगल समझते हुए फिलहाल के लिए 1 अप्रैल 2025 को इसको होल्ड पे डाल दिया, या यूं कहें कि विड्रॉ कर लिया फॉर द टाइम बिंग। तो अभी तो विड्रॉ कर लिया था, तब तक तो हालात नॉर्मल थे। अब क्या हो गया है, मैंने आपको बताया ही कि क्या सिचुएशन चल रही है, ट्रंप का क्या रवैया है। ट्रंप का विरोध तो उनके यहाँ खुद की कंपनियां भी कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत जितना बड़ा मार्केट है, अगर उनसे हम टक्कर लेंगे तो हम अपना सामान बेचेंगे कहाँ भाई। 140 करोड़ लोगों का देश है, सबसे बड़ा मार्केट तो यही है। उनके यहाँ तो मार्केट सैचुरेट हो चुका है, उनको अगर कंजम्पशन चाहिए तो भारत में ही आना है। लेकिन ट्रंप जो है वो इतना अड़ा हुआ है कि वो मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए वही नोबेल प्राइज, और बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। मोदी अपना स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए अभी तक कोई पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिकल सर्किट्स में भी, मीडिया सर्कल्स में भी ये बात उठने लगी है कि ट्रंप जो है वो ट्रेडिशनल अपना वॉरफेयर कर रहा है टैरिफ लगा के, कि हम भाई दवाइयों पे टैरिफ लगा देंगे तो तुम अपना मोटरसाइकिल बेचोगे इस पे टैरिफ लगा देंगे। ये जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं हमारे खाने पीने के, और गाड़ी घोड़ा मोटर और भी जो तरह तरह की चीजें होती हैं, उसमें आप टैरिफ लगाओ। लेकिन डिजिटल सर्विस के बारे में तो पूरी दुनिया में से कोई नहीं सोच रहा, और भारत ने तो ये पहले सोच के रखा है, फिलहाल के लिए होल्ड पे रखा है। अब अगर ये वापस से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और जिस तरह से डिबेट डिस्कशंस चलने लग गए हैं पॉलिटिकल सर्कल में, हो सकता है कि इसको वापस लाया जाए। हो सकता है कि अभी ना लाया जाए, 3-4 महीने बाद लाया जाए, जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, क्योंकि मोदी जी को ठंडा करके खाने की आदत है। और इसमें ट्रंप और अमेरिका ये कह भी नहीं पाएंगे कि आप रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हो। आप ये भी नहीं कह पाओगे कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है। आप ये भी नहीं कह पाओगे कि ये तो बायस्ड है सिर्फ हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो एक जनरल रूल बनाएंगे कि जो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिजिटल टेक जायंट्स हैं, जो हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट है और हमारे देश में ऑपरेट करेंगी, उन सब पे लागू होगा। अब वो अलग बात है कि सारी बड़ी कंपनियां आपकी हैं तो नुकसान आपको ही होगा, और भारत को तो $बिलियन का टैक्स का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, जो अभी तक भारत छोड़ के रखा है, सिर्फ इसलिए कि दोस्ती यारी बनी रहे। और आप समझने को राजी नहीं है। अब इससे होगा क्या, अमेरिका को $बिलियन का नुकसान होगा, भारत को फायदा होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस वॉर में भी इंडिया नहीं पड़ेगा, हमारे फार्मर्स पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी जो जनरल बिजनेस कम्युनिटी है जो नॉर्मल बिजनेसेस करती है उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और उनके वाले जो नॉर्मल बिजनेसेस है उनको हम छू ही नहीं रहे, उन पे हम टैक्स लगा ही नहीं रहे। हम तो नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी कह भी नहीं सकते। ये टैक्स अगर लागू होता है, वापस सरकार इसको लेकर के आती है और विथ फोर्स इसको इंप्लीमेंट करती है, तो ट्रंप बच्चे की तरह रोने लगेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। और ये ट्रेड वॉर में जो अपने को बहुत बड़ा डील मेकर कहता है, वो तो एक दूध मुआ बच्चे की तरह साबित हो जाएगा। भाई मोदी से पंगा ले लिया तुमने। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, यूएस में जो पावर लॉबी है, जो बिजनेस लॉबी है, वो प्रेशर बनाना शुरू करेगी ट्रंप पे कि भाई इंडिया से जो टैरिफ वॉर कर रहे हो वो खत्म करो। इसका प्रेशर भी रहेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते हो तो हमको नुकसान है नहीं। ये पूरी दुनिया के लिए भी एक प्रेसिडेंस सेट कर देगा कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब और ये बाकी जितने भी नाम हमने लिए जो टेक जायंट्स हैं, वो तो पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। पूरी दुनिया में गूगल है, पूरी दुनिया में यूट्यूब है, ब्राजील में भी है, फ्रांस में भी है, चाइना में नहीं है, मतलब चाइना वालों ने तो अपना बना के रखा है, लेकिन बाकी दुनिया में तो है ही। अगर सब ने भारत को कॉपी करते हुए, और खासकर वो जो भारत के दोस्त हैं, जैसे रशिया हो गया, ब्राजील हो गया, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति को ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे फोन करो, तो उसने सीधा कह दिया। उन्होंने तो खुले मंच से कहा कि मैं आपको फोन क्यों करूंगा, मुझे बात करनी होगी तो मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करूंगा, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करूंगा, और उन्होंने किया भी। तो इन लोगों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि हर देश अगर डिजिटल टैक्स लगाने लगे भारत के बाद, क्योंकि एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भारत का दबदबा बहुत है, और जितने भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से अपने को एसोसिएट नहीं करती हैं या उनके द्वारा सताए गए हैं, वो सब भारत को अपना हीरो मानती हैं और भारत को एज ए रोल मॉडल देखती हैं। और भारत लगातार मोदी जी
अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, जान पहचान बढ़ा रहे हैं, और लगातार बिजनेस जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इसमें उन देशों का भी फायदा है। वो भी टैक्स अगर लगाएंगे तो अमेरिका के लिए आगे जाके बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है, और वो इस बात को समझ नहीं रहा। खैर, आगे जाकर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहा है। अगर भारत सरकार इस डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू करती है तो ट्रंप और अमेरिका घुटनों पे भी आ जाएगा, भारत लगातार तरक्की भी करेगा, और भारत के भरोसे जितने देश बैठे हैं जो भारत को अपना रोल मॉडल या हीरो की तरह देखते हैं या इसके पीछे पीछे चलते हैं, उनको भी कमाई का एक जरिया और साधन मिल जाएगा। और ट्रंप की जो ये डॉलर वाली हेजेमनी है, जो सबको वो धमकाता रहता है, ये भी बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या लागू होना चाहिए? क्या भारत सरकार को लाना चाहिए? क्या अन्य देशों को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए और अमेरिका के जो टेक जायंट्स उनके खिलाफ ये टैक्स लाने चाहिए, ताकि जो प्रेशर और जो धमकी वो दे रहे हैं वो वापस उन पर उल्टा पड़ जाए? इस बारे में आपके जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। आप आगे कौन से विषय पे हमको डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें और लिख कर भेजें। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी तक पहुंचनी जरूरी है तो उसके साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मकेश्वर अवेकन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि जन जागरण का एक आंदोलन है, और अगर आपकी अंतरात्मा अभी तक जीवित है तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। नमस्कार।